हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का हेल्थ केयर सब्जेक्ट में जो यूनिट 6 है उसका सेशन 3 और 4 डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 की जो टर्म सेकंड में वेटेज है वो 5 मार्क्स की है और इसके जो शुरुआत के सेशन 1 और सेशन 2 पिछली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका जो लास्ट पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सेशन 3 है यूजिंग कंप्यूटर्स इन मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस। तो इसमें कंप्यूटर्स का क्या रोल है पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करने में हॉस्पिटल्स में और उसके अलावा जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो रोल ऑफ कंप्यूटर्स ही पूरी तरीके से इस वाले सेशन में हम देखने वाले हैं। टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ों को, चाहे बिजनेस है सोसाइटी है, एकदम रेवोल्यूशन ला दिया है। हॉस्पिटल्स भी इससे बचे नहीं हैं, उसमें भी सारी चीज़ें सेम अप्लाई होती हैं। हॉस्पिटल्स रिलाई ऑन कंप्यूटर्स पर ये भी रिलाई करते हैं टू परफॉर्म न्यूमरियस टास्क। बहुत सारी टास्क हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर्स के थ्रू होती है, वेदर इट इज़ द कैटलॉगिंग हो चाहे मेडिकल डेटा की, विद रिगार्ड टू स्टोरिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो ये सभी में एक ओवरव्यू दिया हुआ है, फिर इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। बेसिक टास्क सच एज मेडिकल बिलिंग वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। कंप्यूटर्स आर यूटिलाइज इन स्कैनिंग एंड इमेजिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। द प्रोसीजर्स रेंज फ्रॉम सिंपल ब्लड टेस्ट जो है या सोफिस्टिकेटेड जो सिटी स्कैन कहते हैं, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी वो भी कंप्यूटर से ही होती है। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज इन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स रिकॉर्ड, जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी। तो ये सभी टास्क जितनी इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं उन सब में कंप्यूटर यूज होता है किसी न किसी तरीके से। द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन इज यूज टू प्रमोट एंड सपोर्ट द प्रैक्टिस ऑफ पेशेंट केयर एंड डिलीवरी ऑफ केयर। कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है उसको यूज किया जाता है जिससे पेशेंट को अच्छे से अच्छे केयर की जा सके उसकी, और जो टाइम है वो कम से कम लगे। In addition to routine use of computer-assisted technology such as email, computers have many other। ईमेल और इंफॉर्मेशन का तो रोल है ही कंप्यूटर्स का, बट उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कंप्यूटर यूज़ होता है जहाँ पर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में देखें तो बेसिक टास्क के लिए, जैसे दैट वंस वर डन ऑन पेपर, जो कभी पर होती थी अब सब वो कंप्यूटर पर ही होता है वो सारा वर्क। जैसे स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग सिस्टम, स्टाफ के भाई आज किसकी ड्यूटी है, किसकी कौन किस तरीके की कहाँ पर क्या काम रहेगा। आर यूज टू कंस्ट्रक्ट डेली वीकली और मंथली स्केड्यूल्स बनाए जाते हैं, पूरा टाइम टेबल बनाया जाता है कौन से डॉक्टर कौन से दिन बैठेंगे और कौन सी ड्यूरेशन में बैठेंगे। मैनी स्केड्यूलिंग सिस्टम ऑल्सो कलेक्ट डेटा ऑन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज सच एज द अमाउंट ऑफ सिक टाइम यूज्ड और वेकेशन आवर्स, और फिर वो उस डेटा को भी यूज़ करते हैं कि किसने कितनी छुट्टियां ली हैं, कितनी वेकेशन टाइम रहा, कौन कितना ऑफ रहा अपने काम से। ये सारी चीज़ों में अब कंप्यूटर ही जो है सहायता करता है और उसी को यूज़ किया जाता है। तो ये तो कंप्यूटर का यूज़ इन्होंने बताया जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में होता है बेसिक टास्क के लिए। दूसरा, बजटिंग और फाइनेंशियल ट्रैकिंग के लिए भी होता है। आर अनदर वे इन विच कंप्यूटर आर यूज्ड, बजटिंग एंड फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड। Computers are valuable for patients and education. Hospitals often use computer programs to teach patients को टीच करने में अबाउट क्रोनिक डिजीज़ के बारे में, मैनेजमेंट और प्रोवाइड एजुकेशनल हैंडआउट्स में भी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सच एज डिस्चार्ज और प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस भी कंप्यूटर में स्टोर की जा सकती हैं और प्रिंट की जा सकती हैं जब भी उनकी ज़रूरत होती है। तो ये सारा का सारा हमने अभी कंप्यूटर्स का यूज़ पढ़ रहे हैं। देन क्लिनिकल एप्लीकेशंस के बारे में बताया है। कंप्यूटर्स इन पेशेंट केयर आर न्यूमरस, बहुत सारी हैं क्लिनिकल एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे फिजिशियंस प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑन द कंप्यूटर। एंड द जीडीए, जीडीए क्या होता है, जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट, इसका रोल हम इनिशियल जो यूनिट्स थी हमारी उनमें पढ़ चुके हैं। may be required to either transcribe these orders onto paper or print the paper document for use in patient's care। जीडीए में ऑर्डर मेडिकेशन और सप्लाईज ऑन द कंप्यूटर पर ही ये बता रहे हैं। जैसे फिजिशियंस हैं वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं मेडिकेशंस को, ट्रीटमेंट्स को, और जो जीडीए है वो मेडिकेशन और सप्लाई को ऑर्डर कर सकता है कंप्यूटर पर ही। तो ये इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस में आ गया।
जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट यूज कंप्यूटर फॉर डॉक्यूमेंटेशन के लिए GDA यूज करता है विद एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, EMR इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक medical record. When an organization uses an EMR, all documentation related to patient care, diagnostic testing जो भी उसकी हुई है, ब्लड टेस्ट या बाकी सारी चीज़ें, एंड स्पेशलिटी रेफरल्स और एनी अदर आस्पेक्ट सब उसमें आ जाते हैं, और ये सारा काम डन ऑन द कंप्यूटर, सब काम ये कंप्यूटर पर ही होता है। द कंप्यूटर्स कैन बी स्टेशन एट द बेड साइड के बराबर में वो लगाए जा सकते हैं, एंड यूज ऑन मोबाइल कार्ड्स और माइट बी इन द फॉर्म ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट दैट द नर्स कैरीज। तो इजीली यूजेबल भी हैं, ये सब बातें यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो ये रहा जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है वो किस तरीके से कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकता है। तो इस वाले सेक्शन में इतना ही। अब अगले सेशन 3 जो था थोड़ा छोटा ही था, उसमें हमने रोल ऑफ कंप्यूटर्स देखा, किस तरीके से यूज़ होता है, क्लिनिकल यूज़ हो और या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ हो। अब आता है सेशन 4 जो है डीलिंग विद पेशेंट्स अटेंडेंट, जो है पेशेंट्स को किस तरीके से उनसे डील किया जाता है, जो पेशेंट अटेंडेंट्स होते हैं। इसमें कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। कम्युनिकेटिंग इन एन इफेक्टिव मैनर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या डायरेक्ट फिजिकली प्रेजेंट है कोई व्यक्ति उससे बात कर रहे हैं, हर एक में जो कम्युनिकेशन होती है वो एक इफेक्टिव मैनर में, वो हमेशा एक स्किल के तौर पर देखी जाती है जो सब पर नहीं आता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स ओनली इफ द रिसीवर अंडरस्टैंड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होती है या किसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, बातचीत, जब रिसीवर अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, जो रिसीव कर रहे हैं वो समझें कि क्या कहा जा रहा है, और आइडिया दैट सेंडर इंटेंट, बोलने वाला जो कह रहा है, सेंड करने वाला, उसी को अपनी बात समझा दी किसी को, वही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द एप्रोप्रिएट पीपल एंड कैरिंग आउट कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब, और उसी को फिर हम क्या कहते हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें क्या क्या होता है, प्रॉपर इक्विपमेंट हो, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द appropriate people and carrying out communication effectively. A simple rule that one should follow is that the message must be complete होना चाहिए, clear होना चाहिए और टाइम से ही डिलीवर्ड होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, कि आप जो मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो कंप्लीट हो पूरी तरीके से, या पूरी हो, क्लियर हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, डाउट ना हो, और वो टाइमली डिलीवर हो। ऐसा नहीं हो उसका टाइम ही निकल गया और उसके बाद वो वहाँ पर फिर उस बात को कहने का, उस मैसेज को पहुँचाने का भी कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। कम्युनिकेशन विद अदर्स इज टू बी कंडक्टेड इन अ कर्टियस मैनर में होना चाहिए। द सीक्रेट ऑफ गुड कम्युनिकेशन इज टू टेलर योर अप्रोच टू द इंडिविजुअल। ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन इज ईदर ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स इन कम्युनिकेटिंग और लैक ऑफ कोहेरेंट थॉट प्रोसेस। इट कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन। नेटवर्क की वजह से भी कुछ बीच में रोकथाम हो सकती है उसकी, या परेशानी हो सकती है कम्युनिकेशन में। एट टाइम्स वी डू नॉट लिसन बट ओनली हियर। कई बार हम ढंग से सुनते नहीं हैं, बस ओनली हियर, स्पेशली व्हेन देयर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और कोई पर्सन आ जाता है, तो आप उस पर्सन को उतने अच्छे से अटेंड नहीं करेंगे बिकॉज आप फ़ोन पे बात करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ऐसे में आपको ये करना चाहिए कि फ़ोन को थोड़ा, कि जो बात कर रहे हैं कि 1 मिनट ज़रा आप वेट करिए या होल्ड करिए, और फिर उस पर्सन को अटेंड करिए, उससे पूछिए, तभी आप पूरा उसको सुन पाएंगे अच्छे से। सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज रिजल्ट इन बेटर। अच्छे से आप कम्युनिकेट करते हैं जो भी पेशेंट के अटेंडी हैं उसमें, चाहे उनकी फैमिली हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, तो उसकी रिजल्ट अच्छा आता है पेशेंट केयर के रूप में। एंड शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, और जल्द से जल्द फिर वो अच्छे होकर अपने घर पहुंच जाएंगे। द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन इन द केयर ऑफ पेशेंट्स विद एडवांस्ड एंड सीरियस इलनेस इज द की determinant of patients. Research in variety of setting has found that communication is often suboptimal. Patient and their family do better when they are involved, informed and engaged in the process. तो पेशेंट के साथ जो भी हैं, उसके फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स जो वहाँ पर हैं, उनको बिल्कुल इन्वॉल्व रखिए, उसमें इन्फॉर्म्ड रखिए और एंगेज रखिए, तभी अच्छे से सारी चीज़ें हो पाएंगी।
और इन सब में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होगी। कई जगह हॉस्पिटल्स में ढंग से बताया ही नहीं जाता है कि क्या बीमारी है, क्या किस तरह का इलाज हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसी जगह कोई इलाज नहीं कराना जाएगा, आगे उनका फीडबैक भी अच्छा नहीं होगा। कम्युनिकेशन इन द केयर ऑफ पेशेंट्स with advanced and serious illness can be increased using quality improvement intervention, particularly for healthcare utilization as an outcome. Responding to patients, तो पेशेंट्स को किस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है। स्ट्रेस इज कॉमन अमंग केयर गिवर्स, जो भी वहाँ केयर गिवर्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, अदर स्टाफ मेंबर हैं, जीडीए वगैरह, तो उनमें स्ट्रेस तो होता ही है विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज रिस्क फॉर डिप्रेशन, और उससे ही फिर डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी उसका रिजल्ट हो सकती है, और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, देखभाल करते हैं पेशेंट्स की, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस द पेशेंट एंड देयर अटेंडेंट लूज कंट्रोल। और स्ट्रेस पेशेंट को भी होता ही है, वो तो खुद बीमार है, और दूसरा उसके साथ जो उसकी फैमिली है, जो उसके अटेंडेंट हैं, वो भी अपना जो कंट्रोल है वो खो सकते हैं। द जीडीए शुड रिमेंबर, तो जो जीडीए हैं उनको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए जब वो एक पेशेंट से बात कर रहे हैं, जिससे जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको भी थोड़ा ठीक किया जा सके। द फर्स्ट रूल इज अवॉइड टेकिंग द बिहेवियर पर्सनली, उसके बिहेवियर को, वो तो परेशान है, बीमार है, तंग है, परेशान है, तो उसके बिहेवियर को आप पर्सनली ना लें। रिमेंबर दैट इन मोस्ट केसेस पेशेंट और उनके जो रिलेटिव्स हैं आर स्पीकिंग ड्यू टू फियर, डरे हुए हैं, बहुत टेंस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, दैट्स वाई वो कई बार तेज बोलते हैं, बिहेव अच्छे से नहीं करते हैं। तो जो भी जीडीए हैं, जो भी स्टाफ मेंबर हैं हॉस्पिटल के, उनको वो बिहेवियर थोड़ा पर्सनली नहीं लेना चाहिए। समझिए कि ये लोग तकलीफ में हैं, दैट्स वाई दे आर बिहेविंग इन दिस वे। फोकस ऑन डेवलपिंग थेरापेटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट्स, फैमिली के साथ एक सहानुभूति और इस तरीके के थोड़े रिलेशन आप फोकस करिए उस पर डेवलप करने में। बी पेशेंट, और थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, शांति रखिए। एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लिसन, और सुनिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश मत करिए। डू नॉट बी ऑफ डिफेंसिव इवन इफ द पॉइंट्स रेज्ड बाय रिलेटिव्स सीम इरेशनल और अनजस्टिफाइड। डिफेंसिव मत हो जाइए, आर्ग्यूमेंट मत करिए, चाहे उनके जो रिलेटिव हैं, जो अटेंडेंट हैं, वो इरेशनल पॉइंट्स उठा रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है, अनजस्टिफाइड है, लेकिन फिर भी आप अपने, अभी इन्होंने कहा ही है ना कि बी पेशेंट, तो थोड़ा सा उस पर फोकस रखिए और समझिए उनकी मनस्थिति को कि वो किस तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में कोई बीमार है या वो खुद बीमार हैं, दैट्स वाई। तो बहुत समस्या होती हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी जीडी हैं उनको ये पॉइंट रिमेंबर होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया, इफ़ यू कैन नॉट आंसर, अगर आप आंसर नहीं दे सकते किसी क्वेश्चन का, तो किसी ऐसे कुलीग को बुलाइए, अपने साथी को, जो उस उनको शांत कर सकता हो, उनका जवाब दे सकता हो। नो द ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉर सेफ नर्सिंग, प्लान फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस। नो द ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल्स क्या हैं सेफ नर्सिंग के लिए, और अगर कोई वायलेंस वगैरह हो जाता है तो उसके लिए भी एक प्लान होना चाहिए। बी अलर्ट फॉर क्यूज, और पहले ही देख लीजिए कि कहीं पर स्थिति खराब हो सकती है, जैसे कोई आदमी गुस्से में है तो उसे दूर से ही देख लेना चाहिए कि गुस्से में है, और उसके गुस्से को और नहीं बढ़ाना है आपको कुछ बात कहकर या कुछ ऐसा काम कर कर। कौन कौन से वो हिंट देगा आपको, क्यूज देगा, जैसे ग्लेरिंग, पेसिंग, एजिटेटेड बिहेवियर, या उसकी मुट्ठियां बंद हैं, ऐसे आंखें लाल हैं, इस तरीके से, तो देखकर पहले ही बी अलर्ट हो जाना चाहिए आपको, ऐसा ये बता रहे हैं। इमोशनल स्टेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो अफेक्ट कम्युनिकेशन, आदमी की किस तरीके की इमोशनल स्टेट है वो हमेशा इस बात को अफेक्ट करती है, उसकी कम्युनिकेशन को, क्योंकि वो कैसा बात करेगा। अगर खुद तंग है, अंदर से परेशान है, तो अच्छी कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, इफ़ यू आर शॉक्ड, अगर आप शॉक्ड हैं फॉर वट एवर रीजन यू मे नॉट एबल टू, तो अपने आप को आप ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अनस्टेबल है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इसमें देखो हमारी लाइफ के दो मेजर फेसेट्स हैं, ये तो होते ही हैं, जो चिंता है, परेशानी है। दे आर नेचुरल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, that occur within everyone। तो स्ट्रेस हो या एनजाइटी हो, ये तो हमारे एकदम पार्ट ऑफ लाइफ ही है। जब हम काम करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो ये चीज़ें आती ही हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन को ये नहीं होती हैं। वो एक अलग बात है कि आपको हैंडल करना आना चाहिए इन सारी चीज़ों को। ये एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल
या साइकोलॉजिकल रिएक्शन है दैट अकर विद इन एवरीवन, जो हम कुछ दिखा देते हैं, कुछ जल्दी से डील कर लेते हैं, कुछ जल्दी से ओवरकम कर लेते हैं। स्ट्रेस रिजल्ट फ्रॉम एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड्स एंड रिसोर्सेज, के बीच में जो इम्बैलेंस बनता है, आपकी डिमांड है और उस रिसोर्सेज में जो इम्बैलेंस है, उसका रिजल्ट से स्ट्रेस आती है। इन सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो स्ट्रेस अराइजेज when individuals perceive that they cannot adequately cope with the demands being made on them or with threats to their well-being. The leading source of stress is द वर्क प्लेस। तो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर वही सोर्स है, वहीं से सारी स्ट्रेस आती है, काम के वर्कलोड से ही। द वर्क प्लेस एंड द टाइप ऑफ वर्क, जो भी हम करते हैं तो वहाँ से ही स्ट्रेस हो चाहे एनजाइटी हो। एनजाइटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ अनईजीनेस एंड एप्रीहेंशन अबाउट फ्यूचर अनसर्टेनिटी, क्या आगे क्या होगा इस बात की जो चिंता होती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इट यूजली अकर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस, के बाद ये होता है। एंड इज अ लॉट लाइक फियर की तरह ही होती है। टू कम्युनिकेट विद पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स इफेक्टिवली, हमारी जो इमोशनल स्टेट है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे पेशेंट के साथ और उनके रिलेटिव्स के साथ। द फॉलोइंग आर सम सजेशंस हैं जिससे हम एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। लिसनिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। डू नॉट इंटरप्ट, एक तो बीच में रोके ना। अगर पेशेंट बोल रहे हैं, उनके रिलेटिव कुछ बता रहे हैं, तो अब सुने ध्यान से, पहले बिल्कुल इंटरप्ट ना करें, उनको अपनी बात पूरी करने दें। दूसरा, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स, कोई भी कंक्लूजन ना बना लें कि अच्छा आप ये करना चाह रहे हैं। डू नॉट एज्यूम, कुछ भी एज्यूम ना करें अपने पास से, दैट यू नो व्हाट द स्पीकर इज गोइंग टू से, कि वो क्या कहने वाले हैं, क्या उनका मतलब क्या है। ठीक है। और कंसंट्रेट ऑन द कंटेंट वाइल कम्युनिकेटिंग, यू मस्ट कंसंट्रेट कंटेंट, क्या मैसेज देना वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है। अगर आप मिस कर गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्लेरिफिकेशन ले लीजिए उनसे। आस्क क्वेश्चंस पूछिए, आस्क गुड क्वेश्चंस, और फीडबैक प्रोवाइड कराइए। कॉजेज ऑफ एंगर, अब एंगर के बारे में बताया है कि गुस्सा भी वहाँ पर रहता ही है, तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। एंगर कुड बी कॉज बाय इंटरनल फैक्टर्स से भी हो सकता है, मतलब इंटरनल कारण भी होते हैं उसके, और एक्सटर्नल कॉजेज भी हो सकते हैं। इंटरनल की बात करें विद द पर्सनैलिटी के साथ, कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स जैसे नेगेटिव, अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, मैं तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो नसीब ही खराब है, इस तरीके से ब्लेमिंग करना किसी दूसरे पर या किसी भी और चीज़ पर। टेकिंग थिंग्स पर्सनली लेना कि सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। एज्यूम करना जो है भी नहीं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ड्राइविंग रेकलेसली, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉजेज़ हैं एंगर के। टेकिंग ड्रग्स और ये बाकी की और बहुत सारी चीज़ें, ये तो इंटरनल फैक्टर्स हुए। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्राइसिस, कोई इमरजेंसी आ गई है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो उसकी भी एक घबराहट होती है। ठीक है, उससे एनजाइटी और उस गुस्सा भी आ जाता है कई बार, उसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो। कोई एंग्री विजिटर आ गया है, कस्टमर आ गया है, ठीक है, उसने आके आपका दिमाग ख़राब कर दिया, आपको गुस्से में ला दिया। एंड बीइंग शॉर्ट स्टाफ्ड, स्टाफ पूरा नहीं है, आप ही कई बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो उससे में भी फेड अप हो सकते हैं आप। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो जिनसे एंगर आता है। ठीक है। रिपर्कशन, अब इसका रिजल्ट क्या आता है एंगर का। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ही ख़राब होते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इमीडिएट क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे फिजिकल हार्म हो सकता है, किसी को लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका, प्रॉपर्टी में टूट फूट हो सकती है, और बाद के बैड रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, वो आदमी तो ऐसे लड़ाई झगड़े वाला है। फैमिली, फ्रेंड या जॉब का लॉस हो सकता है, सोशल प्रिविलेजेस का लॉस हो सकता है, और इवन जेल भी जा सकते हैं। इसलिए एंगर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और एंगर मैनेजमेंट के ये तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं। टेक टाइम आउट फ्रॉम योर रूटीन वर्क और रिलैक्स करिए। ठीक है, छुट्टी को अच्छे से। टेक डीप ब्रीथ्स, मेडिटेशन, काउंट टू 10 एंड मेंटली नेम द प्रॉब्लम और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, डू नॉट होल्ड एंगर पर बट फाइंड वे टू लेटिंग इट गो, बस गुस्से को पालिए मत अपने अंदर ऐसे ही, उसे फिर बाहर निकालिए और भूल जाइए चीज़ों को। लुक फॉर समवन विद हुम यू विल कंफर्टेबल इनफ, अपने आप को एक्सप्रेस करिए। बाहर निकालने का मतलब यही है, किसी से एक्सप्रेस कर लिया, बाहर निकल गया वो, अपने तक मत रखिए उसको, होल्ड ऑन मत करिए। बी ओपन टू डिस्कस योर ओन वर्ड्स एंड एक्शन दैट हर्ट्स अदर, नो योर सेल्फ एंड चूज कंटेन योर रेज। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप जो है एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी बताया, टेक ओनरशिप ऑफ द हर्टफुल थिंग्स, जिम्मेदारी भी लीजिए।
ठीक है। एंड स्टॉप हर्टिंग पीपल विद योर एक्शन एंड वर्ड्स, बुलिंग हर्ट्स एवरीवन। तो अपने शब्दों से, अपने एक्शंस से लोगों को हर्ट करना भी बंद करिए। तो उससे भी फिर वो भी, आप उन्हें हर्ट नहीं करेंगे तो वो भी उल्टा आपको नहीं कहेंगे कुछ भी, और आपको भी गुस्सा नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये हमारी यूनिट 6 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। यूनिट 6 में जो अभी हमने ये पढ़ा है, सेशन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ हेल्थ केयर सब्जेक्ट या पेपर देने के लिए नहीं, लेकिन देखिए एंगर है, एनजाइटी है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें होती हैं। एंगर मैनेजमेंट की हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को ज़रूरत होती है, तो वो सब यहाँ बताया गया है। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे उसे आप कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ के लिए भी ये वाला जो पोर्शन हमने आज वीडियो में डिस्कस किया है, नॉर्मल लाइफ में आप स्टूडेंट हैं, उसके बाद आगे अपना कुछ काम करेंगे, उन सब में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहने वाली हैं। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बार बार देखिए, सुनिए, समझिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।